हमें आज शुरू करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहली चीज होती है इलास्टिसिटी, कहते हैं किसको हैं? सपोज कोई स्प्रिंग है आपके पास, किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट से कनेक्टेड हो, उसकी एक नेचुरल लेंथ इतनी है, इसके साथ कोई एक ब्लॉक अटैच कर दीजिए, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं। अब अगर मैं इस स्प्रिंग को या स्प्रिंग मास सिस्टम को कंप्रेस करूं या स्ट्रेच करूं तो क्या बिहेवियर होगा? सपोज कर लीजिए आपने कंप्रेस किया इसको कुछ इतनी लेंथ तक, तब ये ब्लॉक कुछ इस पॉइंट तक कंप्रेस्ड हो जाता है। इसके इनिशियल पोजीशन से यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेस्ड हुआ एक्स अमाउंट। तब इस स्प्रिंग की अपनी एक टेंडेंसी होती है कि उस पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन को रिगेन करके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए। तो हमने उसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया उसके शेप को डिफॉर्म करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए। तब इस पर्टिकुलर फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो किसी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन कॉज करने के लिए, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स। तब इस स्प्रिंग की अपनी एक एबिलिटी ताकि अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले, तब उसके लिए एक अनदर फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप होता है, उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो उसको इनेबल करता है ताकि अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर पाए। इस टेंडेंसी ऑफ स्प्रिंग जिसकी वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं या इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। ईशा, समझ आया आपको? यस सर। तो सिंपली इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं द टेंडेंसी of body to regain its original shape on removal of deforming force. तब उस एबिलिटी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब ये सेम इलास्टिसिटी किसी भी सॉलिड के लिए भी एग्जिस्ट करता है। सपोज कर लीजिए किसी भी एक सॉलिड में पार्टिकल अरेंज हो किसी एक स्क्वायर शेप में, क्यूबॉइड क्यूबिकल शेप, इस तरह से हर वर्टेक्स के ऊपर अलग अलग पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह, एंड उनके बीच का जो बॉन्ड है वो इन बिटवीन वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है इस तरह। तो अगर हम कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो चूंकि उसका बॉन्ड स्प्रिंग लाइक बिहेवियर शो करता है, तो उसकी टेंडेंसी अपने ओरिजिनल शेप को वापस रिगेन करने की, तब एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है सेम स्प्रिंग की तरह, उसको इनेबल करता है कि वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन तक चला जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी एक डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूं, सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में, ताकि किसी इस पॉइंट तक चला जाए वही पर्टिकुलर पार्टिकल, तब इस स्प्रिंग लाइक बिहेवियर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ताकि इस पॉइंट को वापस ओरिजिनल पोजीशन तक चला जाए। इस एबिलिटी को इलास्टिसिटी बोलते हैं या इलास्टिक बिहेवियर बोलते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट? ओके, अब इसी इलास्टिसिटी बिहेवियर के बेस पे हमें अलग अलग टर्म पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस देखते जाइए, समझते जाइए, जहां पे मैं बोलूंगा सॉल्व करने के लिए वहां समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा।
तब इस इलास्टिक बिहेवियर के बेस पे हम देखते हैं पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है किसी पर्टिकुलर सॉलिड में। मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एंड एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो उनकी वजह से उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है। तो ये इसको इधर पुल करने की कोशिश करती है, ये इसको इधर पुल करने की कोशिश करती है। इसको बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम which tend to bring these two particles closer. तो अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे है, अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है। मान लीजिए पार्टिकल थोड़ा और क्लोज आ जाए किसी इस पॉइंट तक, ठीक। तब इस पॉइंट पे उसके पास कोई अट्रैक्टिव या कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं हो, तब उस पर्टिकुलर पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन r0 बोलते हैं। अगर मैं उससे और करीब लेकर आने की कोशिश करूं इस पॉइंट पे, तब क्या होता है, ये दोनों पार्टिकल हैं, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करने की कोशिश कर लेता है, या मैं बोल सकता हूँ दोनों का जो लैटिस पॉइंट है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करने की कोशिश कर लेता है। तब इसकी वजह से इनमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो पार्टिकल के सेपरेशन के बिहाफ पे उनके पास अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उनके बीच के सेपरेशन कितना ज्यादा या कितना कम है उसके बिहाफ पे। तब हम इन जनरल एक रिलेशन यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पार्टिकल इन अ सॉलिड। तब इसके लिए जनरल रिलेशन होता है U इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाय R टू द पावर m माइनस B डिवाइड बाय R टू द पावर n। ये एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन में कौन कौन से टर्म क्या बताते हैं, यहाँ पे A, B, M and N ये सारी चीजें कांस्टेंट वैल्यू होंगी, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। R डिफाइन करता है उनके बीच का सेपरेशन, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था R, R0, फिर यहाँ से R, तो ये उनके बीच का सेपरेशन अलग अलग पॉइंट पे डिफाइन करेगा। अब यहाँ पे देखिए इनमें दो पार्ट है, एक पार्ट है ये नेगेटिव साइन के साथ एंड एक पार्ट ये पॉजिटिव साइन के साथ। जब कभी फोर्स अगर पॉजिटिव हो, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो, तो वो रिपल्सिव नेचर को डिफाइन करता है। तो ये टर्म डिफाइन करेगा उसके रिपल्शन को। एंड अगर फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो तो अट्रैक्टिव नेचर को डिफाइन करेगा, अट्रैक्शन को। अब मुझे डिपेंड करता है कि रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा डोमिनेंट है या अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेंट है, उसके हिसाब से पार्टिकल स्टेबल या अनस्टेबल रह सकता है। इन जनरल मेरे पास ये रिलेशन होता है। अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तो इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये मेरे पास R पोटेंशियल एनर्जी। कौशल कुछ समझ आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। ओके। अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं, मैं इसका रिलेशन बताता हूं। आपके पास दे रखा है U इज इक्वल्स टू A, इस R टू द पावर m को न्यूमरेटर में ले जाइए, तो वहां पे पावर माइनस m हो जाएगा। यहाँ पे B, R टू द पावर n को न्यूमरेटर में ले जाइए तो माइनस n हो जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, du बाई डी आर। ए कॉन्स्टेंट बाहर, R टू द पावर माइनस n, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। सेम इसी तरह अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, तो हो जाएगा
b कांस्टेंट बाहर रहने दीजिए, पावर इसका -n, तो हो जाएगा n x टू द पावर n-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -m इंटू a, ये पावर नेगेटिव में, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, r टू द पावर m+1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n टाइम्स b डिवाइड बाय r टू द पावर n+1। तो ये मेरे पास du बाय dr आ गया। सो फोर्स का रिलेशन होता है F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du बाय dr, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही टर्म आ जाएगा m टाइम्स a डिवाइड बाय r टू द पावर m+1 माइनस n टाइम्स b डिवाइड बाय r टू द पावर n+1। तो ये फोर्स के रिलेशन को डिफाइन किया। अब अगर आपसे पूछे कि आप पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड कीजिए, मतलब ये r0 जहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए 0, मतलब इसी पर्टिकुलर टर्म को 0 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए, वहां से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हो जाएगा। तज़ीन कुछ समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. Okay, so next we have to find position of equilibrium. मतलब फोर्स की वैल्यू कितना 0, तो जब इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए इस रिलेशन को एंड सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी r0 is equals to m times a divided by n times b to the power 1 divided by m minus n। आप ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखिएगा कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी होती है। तौसीर कुछ समझ आया आपको? ओके, अब देखिए इसके बाद इसके बेस पे अगर मैं फोर्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये एक पॉइंट डिफाइन करता है जहां पे लोएस्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो उस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, ऐसे। तो ये होता है मेरे पास फोर्स वर्सेस सेपरेशन, इस पॉइंट पे पोजीशन r0 या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को डाउट तो नहीं यहां तक? अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा जी ईशा बोलिए, कोई सवाल? नो सर, ऐसा ग्राफ रह गया था। अच्छा लिख रही हैं आप? मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इस पूरी क्लास का, ठीक है? ओके सर। ओके, if potential energy is equals to 1 by r to the power 12 minus 1 by r to the power 6, find equilibrium position and potential energy for this particular relationship। अब देखिए मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर रिलेशन को पिछले वाले के साथ कंपेयर करूं। मेरे पास पिछला रिलेशन क्या था, u is equals to a divided by r to the power m minus b divided by r to the power m। अगर दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो देखिए क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे ये a है और इसके यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे ये b है, यहाँ पे 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये m है r का पावर एंड यहाँ पे 12, तो m की वैल्यू 12। एंड उसी तरह यहाँ पे ये n है और यहाँ पे 6, तो n की वैल्यू 6। सो इनको कंपेयर करके बोल सकता हूँ a is equals to 1, b is equals to 1, m is equals to 12, n is equals to 6।
अब इन सारी वैल्यूज के बाद हमें कैलकुलेट करना था पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब आर नॉट। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, आर नॉट इक्वल्स टू m इंटू ए डिवाइड बाई n इंटू बी to the whole power 1 over m minus n. So R naught equals to ma nb to the power 1 divided by m minus n. अब सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, m 12, a 1, n 6, b 1 to the power 1 divided by m minus n. क्या हो जाएगा, 6 2 जा, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 2 to the power 1 upon 12 minus 6, that is 6. तो ये आपकी वैल्यू हो गई किस इसकी, आर नॉट की। कौसर, कुछ भी नहीं समझ आया आपको? सर मुझे आया समझ। गुड। अब मुझे आर नॉट की वैल्यू को क्या करना है, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देना है टू गेट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी equals to 1 divided by r, and for r we have 2 to the power 1 by 6 whole to the power 12 minus 1 by r, उसकी वैल्यू है 2 to the power 1 by 6 to the power 6. आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, if you have x to the power m and further raised to n, तब ये दोनों एक्सपोनेंशियल आपस में मल्टीप्लाइड हो जाता है। सेम इसी रूल को मैं यहाँ पे यूज करूं, सो 1 by 2 to the power 1 by 6 and further 12, so ये दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 1 by 2 to the power 1 by 6 and further 6, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 by 6 and ये 12, तो 2 बच जाएगा, तो 1 by 2 to the power 2 and 1 by 2 to the power 1. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, u is equals to 1 by 4 minus 1 by 2, एलसीएम कर लीजिए, 4 1 minus 2, तो हो जाएगा -1 by 4 जूल। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ईशा, कुछ समझ आया नहीं आया? यस सर आया। गुड। यहां तक किसी कोई डाउट? ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन के बेस पे, इलास्टिसिटी कहते किसको हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद मेरा में इस चैप्टर में 2-3 टर्म समझना है कि होता क्या क्या है, उनका क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो पहली चीज होती है हमारे पास स्ट्रेस। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सॉलिड ले लीजिए, सॉलिड रॉड, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट से कनेक्टेड हो, रिजिड सपोर्ट, इस तरह हमने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ये हो सकता है कि उसकी लेंथ स्लाइटली एक्सटेंड हो जाए, ठीक, मतलब ये अभी एक्चुअल लेंथ इतनी है, स्लाइटली एक्सटेंड होके कुछ इतनी हो जाए, डिपेंड करेगा। तो ये हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, ठीक, जिसकी वजह से उसके लेंथ में चेंज आया। ये टर्म डिफाइन करूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बोल दीजिए। एंड जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसके शेप को डिफॉर्म करने के लिए, उसके लेंथ को एलोंगेट करने के लिए। सो फर्स्ट इज स्ट्रेस। तो ये कहता है द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वो फोर्स उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी अप्लाई हो सकता है, टेंजेंशियल भी अप्लाई हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में अप्लाइड हो सकता है,
सिंपली उस ऑब्जेक्ट को डिफॉर्मेशन कॉज कराने की जो टेंडेंसी शो करता है उसके बेस पर हम स्ट्रेस डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेस सिंपली कहता है द अमाउंट ऑफ deforming force applied on a body per unit area of cross section. So stress equals to deforming force divided by area of cross section. तो स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया, तब इसकी यूनिट अगर मैं यहाँ से डिफाइन करूँ तो इसके ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस स्ट्रेस के अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, तो आप बोलिएगा उसके अंदर सर्टेन डिफॉर्मेशन कॉस्ट हुआ। यहाँ पे उसके लेंथ के अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन है। अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग डिफॉर्मेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हमने फोर्स कैसे अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक चेंज कर गई डेल्टा एल। उसका ओरिजिनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना था, एल। तब हम एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन सिंपली कहता है उस ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हुआ विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्चुअल डायमेंशन, अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है। सो स्ट्रेन डिफाइन करते हैं। तो ये कहता है द रेशियो ऑफ deformed shape to the original shape of body. So strain equals to deformed shape divided by original shape. अब यहाँ पे deformed shape डेल्टा एल है, उसकी भी यूनिट मीटर, एंड ओरिजिनल शेप एल, उसकी भी यूनिट मीटर। इसीलिए स्ट्रेन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। ईशा, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, तो हमने दो टर्म डिफाइन कर दिया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेटेड टू दिस डिफॉर्मेशन। अब फिर हमें नेक्स्ट जानना है क्या इन दोनों क्वांटिटी में आपस में कुछ रिलेशनशिप होगा, मतलब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में अगर मैं स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करूं स्ट्रेन ज्यादा डेवलप होगा या नहीं होगा, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है फर्स्ट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर टेम्परेचर चेंज कीजिएगा तो सम लो टेम्परेचर पे पार्टिकल कुछ इस तरह से होता है, कम सेपरेशन होती है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो ये सेपरेशन बढ़ जाती है। सेपरेशन बढ़ने की वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की बेस पे उसकी इलास्टिक टेंडेंसी कम होती जाती है। इसीलिए मुझे इलास्टिक टेंडेंसी कांस्टेंट रहने देने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फर्स्ट कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड विद इन इलास्टिक लिमिट, जितना स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करते हैं स्ट्रेन कॉन्सिक्वेंटली उसके ज्यादा डेवलप होता है। तो इसको डिफाइन करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर strain develop in a body is directly proportional
to the stress applied. मतलब stress directly proportional to strain. अब इसके बेस पे एक ग्राफ प्लॉट करूं इन दोनों के बीच में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सम ई टाइम्स स्ट्रेन। इस ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तब इस ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तब इस ग्राफ के बिहाफ पे बोलूं तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से। तो ये आपका डिफाइन करेगा स्ट्रेस एंड ये डिफाइन करेगा कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। अब इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूं, मान लीजिए थीटा, सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका है स्ट्रेस, बेस आपका है स्ट्रेन। तो इसी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं E। मतलब स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल डिफाइन यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तब यहां से हम डिफाइन करते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ईशा, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब फिर बात आती है कि ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस बात को डिफाइन करता है, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट होगा, ये सारी चीजें मैं समझाता हूँ। तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर ऑब्जेक्ट के लिए इलास्टिक बिहेवियर को बताता है। जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सब्सटेंस के लिए ज्यादा होगा, उसका इलास्टिक बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। तो आप बोलिएगा फर्स्ट, इट डिफाइंस द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ बॉडी। दूसरा, ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो आप बोलिएगा दो बातों पे एक टेम्परेचर पे और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कैसे? तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड तीसरा, it is independent of dimension of body. It is independent of dimension of body. मतलब डायमेंशन कट कीजिए, बढ़ाइए, उस बात पे कोई डिपेंडेंट नहीं होता। यहां तक बात समझ में आई? एंड लास्ट, इसकी यूनिट सेम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। तज़ीन, कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब हमें नेक्स्ट जानना है इसके अलग अलग टाइप्स क्या हो सकते हैं।